8 फरवरी 2024 की कक्षा। हम लोग पिछले लेक्चर में संभवतः 3 गुणों के विषय में चर्चा जारी किए हुए थे कि 3 कौन से ऐसे गुण हैं जिसके विषय में योग शास्त्र और कहीं ना कहीं योग शास्त्र से ज्यादा सांख्य दर्शन बड़ी चर्चा करता है। और मैं अपनी बात समाप्त किया था मनु स्मृति तक। 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय जो है वो बहुत हद तक इन्हीं इन्हीं बातों पर निर्भर है, गुणों पे कि कौन कौन सा सत्य, रज और तम। तो आज हमें रज और तम कंप्लीट करना है एज पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर पंच तत्वों तक बात हमें पहुंचानी है कि पंच तत्व क्या है और कैसे है, कहाँ पे उसका कौन से चक्र के साथ क्या संबंध है। तो सीधे अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आज का जो टॉपिक है रजोगुण, आपको हेडिंग डाल लेनी चाहिए रजोगुण। रजोगुण के विषय में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। रजोगुण जो होता है वो बेसिकली ऐसा माना जाता है जैसा शब्द से निहित है रज, यानी कि जैसे राजाओं के जैसा गुण जो है, जिसे कहा जाता है लौकिक भाषा में। हालांकि सांस्कृतिक भाषा में रज का तात्पर्य ये नहीं होता है, परंतु लौकिक भाषा में हम ये मानते हैं राजाओं जैसा गुण, या सांसारिक प्रेम से, सांसारिक प्रतिभूतियों से, मोह माया से जो लगाव है, या सांसारिक चीजों के प्रति जो प्रेम कह लीजिए, जो बंधता है, जो बंधन के प्रति आकृष्टि है, उसे हम लोग मानते हैं रजोगुण का कारिक। ठीक है। मनुस्मृति का 12वां अध्याय लिखिए, एक 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 सूत्र लिखिए। मनुस्मृति का 12वां अध्याय 29वां श्लोक इस विषय में चर्चा करते हुए कहता है, मनुस्मृति 12/29। ठीक है। अभी सबको मौका दिया जाएगा अंत में बोलने का। जब भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप उसे लिख के रखिएगा, लास्ट में हम लोग एक बार इस विषय पे चर्चा कर लेंगे। अभी थोड़ा सा सिलेबस पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कल कक्षा हुई नहीं थी तो हमें थोड़ी रफ्तार में चलना होगा। लिहाजा लिखिए, मनुस्मृति में कहा गया कि दुख की सत्ता से होकर, या दुख से युक्त होकर आत्मा के लिए, अप्रिय। हाँ, आप अपना नेट ठीक कीजिए अमर जी, हो सकता है आपके साथ हो ऐसा। आत्मा के लिए अप्रिय एवं प्राणियों से परमात्मा को दूर हटाकर, प्राणियों से परमात्मा को दूर हटाकर इंद्रिय विषयों में लगा देने वाला गुण रजोगुण है। लगाने वाला गुण रजोगुण है। इंद्रियों के विषयों में लगाने वाला गुण रजोगुण है। आगे लिखिए, यह गुण यह गुण राजाओं राजाओं तार्किक तार्किक मनुष्यों, राजनीतिक मनुष्यों का मूल गुण है का मूल गुण है। आगे लिखिए, इसे इसे ये मूल गुण को लिख लीजिएगा। 12वें अध्याय का 38वां श्लोक। मनुस्मृति ही इसके विषय में वर्णन करते हुए कहती है कि गंधर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचारश्च ये तथैवाप्सरसः सर्वा राजसी तमः गति। ठीक है। आगे लिखिए, तमोगुण, छोटी हेडिंग डालिए, तमोगुण। तमोगुण लिखिए, अप्रकाट्य विषय ऐसे विषय जो प्रकट ना हो सके उसे अप्रकाट्य कहा जाता है। अप्रकाट्य विषय तर्क एवं बुद्धि को हर लेने वाला विषय तर्क एवं बुद्धि को हर लेने वाला विषय लोभ, निद्रा, क्रूरता, नास्तिकता नास्तिकता इत्यादि से युक्त गुण इत्यादि से युक्त गुण
तमोगुण कहलाता है। तमोगुण कहलाता है। इसके बढ़ जाने से सांसारिक जीवन में व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। आगे लिखिए। ये 12वें अध्याय का 30वें से लेके और 40वें 45वें श्लोक तक है। आगे लिखिए। सत का एक दो लाइन लिख लीजिए। लिखिए सत का यानी सतोगुण का रंग श्वेत होता है। रंग श्वेत होता है। विशेषता सूक्ष्म होती है। विशेषता सूक्ष्म होती है। और व्यक्तित्व व्यक्तित्व देव गुण युक्त होता चला जाता है। व्यक्तित्व देव गुण युक्त होता चला जाता है। ऐसे ही रजस का रंग रजस का रंग लाल होता है। रजस का रंग लाल होता है। प्रकृति जो है वो राजसिक होती है। ऊर्जावान और कर्मशीलता इसका गुण है। ऊर्जावान एवं कर्मशीलता इसका गुण है। ऊर्जावान एवं कर्मशीलता इसका गुण है। एवं व्यक्तित्व स्वलाभ पर केंद्रित रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यक्तित्व स्वलाभ पर केंद्रित रहता है। स्वलाभ पर केंद्रित रहता है। तमस का रंग काला तमस का रंग काला। प्रकृति लालची लालची एवं दूसरों की हानि से होने वाले लाभ पर निर्भरता रहती है। व्यक्तित्व में दूसरों की हानि से होने वाले लाभ पर केंद्रित रहता है। लाभ पर केंद्रित रहता है। आगे लिखिए। यह तीनों गुण यह तीनों गुण निम्न प्रकृति को धारण करते हैं। निम्न प्रकृति अब कौन कौन सी है 1 2 3 करके लिखिएगा, ठीक है। और 3 कॉलम बना लीजिए। पहले सत का बना लीजिए, फिर रज का बना लीजिए और तम का बना लीजिए। सत में लिख लीजिए। सतगुण में लिख लीजिए क्या क्या सतोगुणी होने का लक्षण है। प्रसन्नता, धैर्य धैर्य क्षमाशीलता क्षमाशीलता पवित्रता, आध्यात्मिकता, पवित्रता। क्या हुआ नीता जी? मुस्कुरा रही हैं? सब ठीक है? पवित्रता। अच्छा, अगल बगल में कोई कह रहा है? आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता, उदारता उदारता। मेरे स्कूल का नाम भी उदार है। उदारता, ज्ञान प्रकाश युक्त ज्ञान प्रकाश युक्त होना, स्थित प्रज्ञता, ईटीसी इत्यादि। आगे लिखिए रजस्व गुण रजगुण। रजगुण के मतलब ये सब क्या था? ये सतोगुणी होने का लक्षण है कि ये सब लक्षण होगा तो व्यक्ति सतोगुणी होगा। आगे रजस गुण का लिखिए।
लिखिए, डिजायर्स इच्छाएं, सक्रियता एक्टिविटी, अधीर प्रवृत्ति, अधीर माने कोई चीज चाहिए तो तुरंत चाहिए, अधीर, चंचलता, चंचलता, राग, लोभ, लालच, आसक्ति, भोग, इंद्रिय सुख इत्यादि। और तमस का सबसे पहला गुण जो मैं चाहूंगा आप लोग लिखें वो है अनावश्यक निद्रा। ठीक है, बिना मतलब के सोते रहना, चलो 6 बज गया कोई बात नहीं, 10 मिनट और सोते हैं, और उन 10 मिनट के चक्कर में 8 बजे आंखें खोलने वाले महान व्यक्तियों का समूह जरूर होगा मेरी कक्षा में, है ना। 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट और सोना है। पूरे 8 घंटे सो के बिता दिए, फिर अंत के 10 मिनट में ऐसी कौन सी समाधि आपकी लगी हुई है जो खंडित हो रही है कि 10 मिनट और सोना है, बस 10 मिनट में फिर उठ जाएंगे, है ना। अनावश्यक निद्रा, उसके बाद मूर्खता, निष्क्रियता, निष्क्रियता, लोनलीनेस, एकाकीपन, अरुचि, अरुचि, उसके बाद फिर हत्या इत्यादि जैसे अवगुण, विभिन्न प्रकार के अवगुण, ये सब तामसिक स्वरूप का वर्णन करता है, तामसिक स्वरूप का वर्णन करता है। ठीक है, बस सतरजतम के विषय में आप बेहतरीन पुस्तक मनुस्मृति का 12वां अध्याय कोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां से देखने को मिल जाएंगी, और इससे प्रश्न पूछे जाने की कुल संभावनाएं बनती हैं 10 से 12 प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा गुण तमस गुण है ना, कौन सामान्य व्यक्तित्व किस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं, और यही बनेगा ज्यादा से ज्यादा। अब जो है वो आपके पंच महाभूत की बात है। पंच महाभूत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी 15-20 प्रश्न बनते हैं। आइए एक बार पंच महाभूत को देख लेते हैं। पंच महाभूत के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, पंच महाभूत किसे बोलते हैं? छित, जल, पावक, गगन एवं समीर। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा इस पे जारी कर लीजिए, फिर लिखने के क्रम में हम लोग पहुंचा जाएगा। डिस्कशन जो है वो चीजों को जल्दी याद करा देता है, यदि डिस्कशन हो रहा हो तो। डिस्कशन में सबसे पहला टॉपिक आता है कि अग्नि तत्व हमारे शरीर में कहाँ है। एंजाइम्स को हटा देना और एसिड्स को हटा के, एसिड और अग्नि तत्व तो सर स्टमक अग्नि में है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एंजाइम्स और एसिड्स को हटा दीजिए। सर बॉडी टेम्परेचर। हाँ, बॉडी टेम्परेचर, अब ठीक टॉपिक पे आई हैं आप। बॉडी टेम्परेचर क्या चीज है? अग्नि तत्व ही होगा जो गर्म नहीं, रहता है। तब तो नहीं, एनाटॉमिकली बताओ। सर ये ब्लड फ्लो होने की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होता है, की वजह से जो गर्मी है वो है अग्नि तत्व। अच्छा ठीक है, एक चीज है। और कोई इस विषय पे? शरीर हीट या ठंडी क्यों होती है? बुखार क्यों होता है? क्या बुखार जब हो रहा होता है तो सर ब्लड बहुत तेजी बुखार से तो जब बहता कोई है? बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो बॉडी उससे जब फाइट करती है इम्यून सिस्टम, तो वो टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है जिसने भी आउटसाइड बॉडी ने एंटर किया है वो मतलब खत्म हो जाए। मलेरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है हमारे सर? शरीर में से जो विजातीय तत्व होते हैं ना, उनको बाहर निकालते, बॉडी अपने आप बाहर निकालने के लिए, जैसे फीवर, काशी, जुकाम, ये चीजें कर देती है। ना, पहले थोड़ा स्वाति जी से प्रश्न होगा कि मलेरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया सर पढ़ा तो था, क्वेश्चन में नाम भूल गई। फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस तो मच्छर का नाम बता दो ना। प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया पहले बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ। होता है कि वायरस से होता है कि फंगस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है? सर मॉस्किटो से प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ। तो वही चीज है। देखो, जब भी हम शब्द बोलते हैं, बैक्टीरिया का मतलब मनुष्य का मतलब इस ब्रह्मांड के समस्त मनुष्य, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बैक्टीरिया का मतलब सारे बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अब जैसे सर ये बात है मॉस्किटो का कि नाम एनोफिलीज मॉस्किटो है ना? वो तो सर सबको एडीज पता से है। एडीज
हाँ, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न को समझिए। स्वाति ने कहा कि बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो जब मलेरिया होता है, मलेरिया का बुखार होता है, तो शरीर गर्म होती है। तो मलेरिया किसी बैक्टीरिया से होता है कि नहीं होता है? प्रश्न मेरा ये था। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि नहीं साहब, बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो फिर इसके में उत्तर सर है किससे होता है फिर? ये बैक्टीरिया से नहीं होता तो प्रोटोजोआ से। फाइट से होता है ना। फिर देखो उल्टा सा। अच्छा चलो ये बताओ, टाइफाइड होता है वो, उसमें क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, क्या है? सर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। नाम बताइए। टाइफी हम्म टाइफी और कोई? टाइफी बोला है ना। अच्छा ठीक है, और बताओ, और कोई बताओ। सर सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अच्छा ठीक है। गूगल पे आने वाला सबसे पहला उत्तर जो है वो यही है, सैल्मोनेला, है ना? और आगे ये भी बताइए ना, S.टाइफी भी तो लिखा होगा गूगल पे। नहीं ठीक है, उत्तर उत्तर गलत नहीं है, उत्तर तो बिल्कुल ठीक है, टाइफाइड, ठीक है, बैक्टीरिया। अच्छा ये बताओ, मच्छर जो है, मच्छर ने काटा, एक मच्छर ने काटा तो मलेरिया हुआ, एक ने काटा तो टाइफाइड हुआ, ये दोनों अंतर कैसे आया? चलो हाँ अच्छा, सर। के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वापस अलग आते हैं अलग। हम लोग, वापस आते हैं थोड़ा सा विषय पे, है ना? कि अग्नि तत्व हमारे शरीर में बढ़ रहा है। अब मान लो चलो फॉरेन एलिमेंट्स कोई भी प्रवेश करेगा तो शरीर जो है वो उसके मेटाबॉलिज्म में जो भी वर्कआउट करेगी उसे हटाने के लिए, या कोशिकीय रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, वहां पे भी हमारी शरीर जो है वो ऊर्जा का उत्पादन करती है। जब हम दौड़ते हैं, बहुत तेजी से कोशिकाएं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो भी जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी हीट उत्पन्न होती है। फिर आउटर टेम्परेचर भी बड़ा मायने रखता है ना? हमेशा हम जब भी, जैसे गर्मी के मौसम में हमारी शरीर अक्सर गर्म रहती है, तो वो फिर अननेसेसरी, कभी ऐसा होता है ठंड लग के बहुत जोर से बुखार आ रहा है, जैसे आपको कोई बीमारी हो रही हो तो भी ये सारी चीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है तो भी फीवर होता है। ये सारा का सारा जो है ये सर्वव्याधि के तहत आ गया। और ये सर्वव्याधि में क्या हुआ? बुखार का, या जो भी है व्याधिगत गर्मी का आपने परिचय दिया। अव्याधिगत गर्मी कौन सी होती है? अव्याधिगत हीट। सर ये भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से जो हमको एनर्जी मिलती है वो टेम्परेचर कंट्रोल का भी काम करती है। मतलब बाहरी क्लाइमेट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करती है। वह वही जानना चाह रहा हूँ कि अव्याधिगत हीट या जो अग्नि तत्व है वो कहाँ कहाँ है? सर अव्याधिगत। जठराग्नि। सर सर जैसे भोजन अंदर जाता है तो जठराग्नि हमारी अग्नि प्रज्वलित करती है। मैंने अभी बोला कि एंजाइम्स को और एसिड्स को हटा के, एंजाइम, एसिड और व्याधिगत गर्मी को हटाइए, और बताइए, सोचिए। सर जो हम खाना खाते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन से हीट रिलीज होती है। अच्छा ठीक है, और सर पंच तत्वों की अग्नि और योगा प्रैक्टिस करने से भी बॉडी हीट होता है। क्या? सर अगर योगा प्रैक्टिस में अगर सूर्य नमस्कार भी करे या कुछ कठिन आसन भी करे तो उसमें भी तो बॉडी हीट होता है। तो वो सब तो मैंने बोला ही, अभी बताया ना कि ये तो ऐसा हुआ कि जब आपकी कोशिकीय रेस्पिरेशन बढ़ेगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बढ़ेगी, तो हीट आएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको, मैंने एक दिन पहले, कुछ कुछ दिन पहले मैंने एक चीज लिखवाई थी। शरीर में 6 प्रकार की मूल ऊर्जाएं हैं। 6 प्रकार की ऊर्जाओं का वर्णन मैंने किया था, जो मैं समझता हूँ, ठीक है? जो शास्त्र क्या समझते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जिसमें एक ऊर्जा जो है वो, एक पहला ऊर्जा का सिद्धांत, नहीं आप लोग को मैंने नहीं पढ़ाया था, ये मैंने वियतनामियों को क्लास ली थी, उनको पढ़ाया था। वियतनामी लोगों को मैंने एक दिन लिखवाया था, इसी संडे की कक्षा थी, कि 6 प्रकार की ऊर्जा है, जिसमें एक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा भी होती है, एक होती है जो आपके शरीर की प्राणगत ऊर्जा है, ठीक है? अब हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादकता के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा अंग लगातार कार्य कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में परिवर्तित करने वाले कई सारे कारक आपके शरीर में हैं।
मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा? यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी का मतलब क्या होगा? जो आपके शरीर में इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो उनकी कार्यता के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैकेनिकल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि आपका हृदय पंप करेगा ब्लड को, तो हृदय से भी कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में हृदय को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है फायर एलिमेंट के लिए। जब आप एक्यूप्रेशर कभी पढ़ेंगे तो छोटी आंत को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जितना ही वो तत्वों को अपने अंदर अब्जॉर्व कर रही होती है, उसे चला रही होती है, तो उसके फलस्वरूप भी, या आपके पूरे पाइपलाइन में अगर देखा जाए तो ये सब हमारे यांत्रिकी ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी में भी हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब हम आसन करना शुरू करते हैं, जब हम बॉडी को बहुत यूटिलाइज कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से चला रहे होते हैं, तो अच्छा, अगर हम ना चलाएं, ना कुछ करें, मान लीजिए सब चीज स्लो डाउन है, तो भी, तो फिर आता है हमारा जो जो सोच है ना, विचारने की जो शक्ति है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग टेंशन डिप्रेशन के फलस्वरूप शरीर में उनका तापमान हीट हो जाता है। जैसे मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ, हमारे साथ मैं कॉलेज में पढ़ाता था, हायर एंड कॉलेज नोएडा में, सन 2016 में। तो वहाँ एक मेरा छात्र था, वो प्रतिदिन जब लंच होता था तो लंच में आता था मेरे कैबिन में, और कैबिन में आके मेरे साथ चेस खेलता था। और जब भी वो चेस में ऐसी स्थिति होती थी कि वो हारने वाला होता था, तो उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता था। मतलब वो हार डाइजेस्ट नहीं कर पाया करता था। अभी भी मुझे याद है। और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, ठीक है। मतलब उसके चेहरे को आप देखते तो पूरा चेहरा लाल, लिटरली लाल हो जाया करता था। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि दिमाग जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा बहुत तेजी से परिवर्तित होना शुरू हो जाती थी। अब एनाटॉमिकली अगर आप देखेंगे तो इस ऊर्जा की उत्पादकता का कोई सिद्धांत नहीं है। प्रस्तुत अगर मैं इसको कहूं एनाटॉमिकली कि मैं इसका कोई उत्तर दे पाऊं आपको, कैसे हुआ, शरीर दिमाग ने आखिर ऐसा क्या सोचा, इंद्रियों ने ऐसा क्या किया, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर मेरा विज्ञान लगभग लगभग नहीं देगा। इसका उत्तर कौन दे पाएगा जानते हैं? या विज्ञान दे भी पाएगा, हो सकता है हम तक ना पहुंच, लेकिन इसका उत्तर जो बहुत तार्किक तरीके से दे पाएगा वो है दर्शन शास्त्र। उसी दर्शन शास्त्र के एलिमेंट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फायर एलिमेंट जो है वो इसी तरीके से उत्पन्न होता है। उसके विषय में भी मैं आपको जब कुछ बातें लिखवाऊंगा, फायर एलिमेंट किस चक्र पे काम करता है, कौन सी इंद्रिय जो है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सी इंद्रिय फायर एलिमेंट को सबसे ज्यादा प्रस्फुटित करेगी? मैं 5 इंद्रियों की बात करता हूँ, जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी। 5 ज्ञान इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय आपके शरीर के अंदर हीट एलिमेंट को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है? आइस। आंखों से कुछ देखा तो गुस्सा आया, चलो ठीक है। और कुछ? सर नोज। कान भी हो सकता है। नोज, ठीक है। सर ब्रीथ करते हैं तो जो हम एक्सहेल करते हैं वो भी तो मतलब जो भी एक्सहेल नहीं नहीं, करने मैं पे। ये प्रश्न नहीं समझी स्वाति जी आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी 5 इंद्रियों के सामने कौन सी इंद्रिय कार्यरत हो जिसके कारण आपको गुस्सा नहीं आएगा, या कौन सी इंद्रिय के कारण सबसे ज्यादा, कौन सी इंद्रिय सुख के कारण, कौन सी इंद्रिय भोग के कारण आपको गुस्सा आने की संभावना डबल ट्रिपल हो जाएगी? अभी किसी ने बोला पर आई। कान, कान भी हो सकता है। तेरा कान। आईज ही आईज। अच्छा, मतलब आंखों से कुछ देखेंगे तो कान वाले कौन, कान कौन कर रहा था? चलो कान, हाँ ठीक है, गायत्री जी जैसे में ने। ठीक। राष्ट्रीय यानी कि यदि मान लीजिए आपको किसी ने, चलो आंखों से आपने क्या देख लिया कि आपको गुस्सा आएगा, कोई चीज ऐसी बताओ, कोई सर्टेन कंडीशन बताओ कि आपको देख के गुस्सा आया बहुत जोर का, बताइए। कोई चलो भी कोई भी मैं हिं, कोई भी मैं हिंसक एक्टिविटी देखेंगे तो। हाँ, हिंसक एक्टिविटी देखेंगे, लेकिन उसी समय वो हिंसक एक्टिविटी जो है वो किसी के लिए सौम्य भी है। जैसे मैं अगेन आता हूँ अपने सोसाइटी के उस चिर परिचित उदाहरण पे, कि एक जो है, एक कुत्ता था, उसने एक महिला को दौड़ा लिया। लिहाजा उस महिला का जो, उनके घर के जो लोग थे वो गए और उस कुत्ते को जोर से मारने के लिए वो डंडा उठा के दौड़ा लिया। तो जिसका वो कुत्ता था, वो पूरे युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आया कि ये बुद्धिमान जानवर थोड़ी है, तुम क्यों जानवर हो रहे हो। तो वो उस कंडीशन को देख के
तो जिन लोगों के मध्य ये वार्ता चल रही थी वो तो आपस में किसी भी प्रकार से ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे थे, अपने एलिमेंट्स को बढ़ा घटा रहे थे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे को देख के वो क्या वहां पे रिएक्ट करना चाहिए? जस्टिफाई करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, देखना चाहिए, या मेरे को भी क्रोध आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए? नहीं गुस्सा जस्टिफाई। है, ठीक है, Justify चलो जी। आंखों ने देखा कि कोई कुत्ते को मार रहा है, अननेसेसरी मार रहा है, तो क्रोध आया। लेकिन जब ये दिख रहा है कि कोई नेसेसरली मार रहा है उसको वास्तविकता में, तो क्रोध मेरा सौम्य रहा, ठीक है, मेरा नहीं, किसी का था। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति, आप रोड पे चल रहे हैं और कोई आपको गाली देना शुरू कर दे, तो आपको क्रोध आएगा कि आप सौम्य बने रहेंगे? क्रोध आएगा। क्रोध अब आएगा। ये डिपेंड करता है कि पहले, उसके पहले थोड़ी बहुत बातें हों और उसके बाद आपको कोई गाली देना शुरू करे तो क्रोध आएगा, या यदि उसे बेवकूफ आदमी, कोई पागल आदमी रोड पे चिल्ला रहा है तो क्रोध आएगा, या आपके घर के कोई सीनियर आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं तो क्रोध आएगा। तीनों परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कहने में क्या समझाना चाह रहा हूँ इन बातों से, उस विषय पे आता हूँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोई भी जो एलिमेंट है ना, वो किसी कंडीशन में स्टक करके नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स पे, बाह्य कारकों पे, इंद्रियों पे, चक्रों पे, स्थितियों पे, परिस्थितियों पे और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं पे निर्भर करता है कि कौन सा तत्व उस समय तैयार होगा। अब जैसे अगर आपको किसी छोटे से पपी ने, कुत्ते के बच्चे ने दौड़ा लिया, तो आपको उसमें क्रोध नहीं आएगा, आपको उसपे मोह प्यार आ सकता है कि अरे ये इतना छोटा सा दौड़ा रहा है, ठीक है, और वो आके खूब जोर से भौंके। उसी समय किसी सांप के बच्चे ने दौड़ा लिया, तो आपको क्रोध नहीं, आपको डर आएगा, ठीक है, फिर आप भागोगे जोरदार तरीके से। उस समय आपका क्रोध किसी काम का नहीं है। शेर ने दौड़ा लिया, तो आपको क्रोध का तो प्रश्न ही नहीं बनता है, वहां पे तो आपको लगे हे भगवान डरो। कंडीशन एक ही है, एक है जानवर जो दौड़ा रहा है, एक ही कंडीशन है, लेकिन डिपेंड करता है वेरिएबल्स पे कि जैसे वो कुत्ते ने दौड़ा, कुत्ते के बच्चे ने दौड़ाया, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। शेर ने दौड़ा लिया तो क्रोध आके भी क्या कर लेगा, है कि नहीं? और तीसरी चीज ये है कि यदि सांप ने दौड़ा लिया तो क्रोध तो आएगा कि अननेसेसरी ये क्यों हमारे अपार्टमेंट में घूम रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुद्धिमानी कि यहाँ से निकलो, बाद में बाकी चीजें देखी जाएंगी। ऐसे ही सारे तत्वों के साथ ये स्थितियां लागू होती हैं। सारे के सारे तत्व जो हैं, जितने तत्व हैं, वो किसी ना किसी एलिमेंट पे, किसी ना किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंसी बहुत है इन सारे तत्वों में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स के कारण हमारी शरीर बनती है। और जब तक इन एलिमेंट्स का आपके शरीर के ऊपर जबरदस्त प्रभाव रहेगा, आप योग के किसी भी एक फॉर्मेट को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस चीज से सबसे पहले हमें ऊपर उठना पड़ता है, वो यही एलिमेंट है। इन्हीं एलिमेंट से समाधिपाद इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करती है और हम बहुत प्रेम से इस बात को कहती है कि सबसे पहले चित्त को कंट्रोल करो। अगर एनाटॉमिकली हम लोग देखा जाए तो चित्त वही वाला हिस्सा है जो सेरिब्रम में स्थित है, जिसके अंदर वो जो लिक्विड्स है, सारे जो केमिकल्स, ताकि आपके तत्व, आपकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा उत्पन्न होने की जो परिस्थितियां हैं, तमाम कारक हैं, वो सारे के सारे आपके कंट्रोल में आ सके। एक बार आप जैसे आप उसे कंट्रोल कर लोगे, फिर आप बड़े आराम से उठ जाओगे। जितनी सिद्धियां हैं, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा, जितनी भी 9 सिद्धि, 9 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियों के विषय में ये बात बताई जाती है कि ये सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। और इंद्रियों से ऊपर उठने का मतलब ये है कि आपने पंच तत्वों को सिरे से नकार दिया, तभी तो आप, नहीं तो अगर आपने इंद्रियों को नहीं नकारा, तो आपको क्या लगता है कि आप अणिमा हो जाओगे, गरिमा हो जाओगे, लघिमा हो जाओगे, छोटे हो जाओगे क्या? मसक समान रूप कभी धरे हो, तुरंत पवन मसक समान, मतलब छोटे से मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप पकड़ लिया। सुरसा नाम अहिन की माता, पठे न जाए तई कई बात, आज सुरन मोहिदीन नहारा। सुंदरकांड इन्हीं सारी बातों से लिखा पड़ा है ना। जस जस सुरसा रूप बढ़ावा, तास रूप कहीं रूप दिखावा, ऐसे करके कुछ चौपाइयां है कि नहीं, कि वो 32 गुना हुई थी, 64 गुना हो गए। ये कैसे हो रहा है बिना इंद्रियों के? आखिर तत्वों का कोई सिद्धांत नहीं है क्या? और इसी बात को अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाके कहोगे तो वो बोलेंगे सब फेंक रहा है, ये इसके बस की बात नहीं है। ये कैसे हो पाएगा? क्यों? क्योंकि विज्ञान इन चीजों को प्रूफ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हम ये आध्यात्मिक रूप से जानते हैं कि इन चीजों को प्रूफ किया जा सकता है। और इनको प्रूफ करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि आपके क्रोध के आने की सीमा भी तय है। शरीर कब गर्म होगी और कब ठंडी होगी, ये डिपेंड करता है आपके इंद्रियों के विचारों के ऊपर। और जब तक आप विचारशील बने रहेंगे, अब जैसे एक पागल व्यक्ति है ना, मेरा स्कूल है, उसके थोड़ी दूरी पे एक पागल व्यक्ति रहता है। उसके सामने कितने भी क्या कहते हैं बेकार
जानवर आ जाए, गंदे से गंदे जानवर आ जाए, वो उनको बुला लेगा और अपने पास बिठा के और उन्हें उन्हें खिलाएगा। कितना भी मतलब वो अगर सुअर भी निकल रही हो बेचारी उसमें से गंदे पानी में से, तो उसको भी पकड़ लेगा वो और उसे खिलाना शुरू कर देगा। उसके लिए सारी चीजें, वो इन चीजों से बहुत पार है। दुनिया की नजर में पागल, लेकिन आध्यात्मिक परिभाषा में उससे बेहतरीन कोई आदमी नहीं है। दुनिया की दृष्टि से तो पागल है, लेकिन आध्यात्मिक अगर दृष्टि से एक एक अगर स्केल पे नापा जाए तो उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है उस पूरे समाज में। तो हमने जो परिभाषाएं निर्धारित की हैं, असल में वो परिभाषाएं नीड ओरिएंटेड है। नीड ओरिएंटेड मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई नाम है A to Z, जो भी नाम है आपका, वो क्यों है, क्यों नाम आपका रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गोपाल का नाम गोपाल है, गोपाल का नाम क्यों रखा गया है गोपाल में, क्यों रखा, कोई कारण होगा। गोपाल हो सकता है कि कृष्ण जी के बड़े भक्त हो, या हो सकता है कि इनके पिताजी का नाम कृष्ण जी से मिलता जुलता रहा हो, या हो सकता है कि इनके घर वालों को गोपाल नाम बुलाने में बहुत अनुराग भक्ति का प्रतीक हुआ हो, इसलिए नीड के कारण से। ऐसा थोड़ी कि आपका नाम X224 H28 रखा गया हो। एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम ऐसे ही कुछ रखा है, उल्टा सीधा। आप एलन मस्क के बेटे का नाम पढ़ेंगे, गूगल कीजिएगा तो उसका नाम आपको पता चलेगा। उसने रखा है X24YL के ऐसे करके कुछ नाम रखे हो। आपका नाम ऐसा क्यों नहीं है? आपका नाम इसलिए ऐसा नहीं क्योंकि आपका नीड ओरिएंटेड, जैसी नीड जिस भाषा के लोग, उसी तरीके से, जिस भाषा में आपको बहुत आसानी से बुलाया जा सकता है, उस तरीके से आपको बुलाया जा रहा है। नहीं तो नाम तक रखने की जो परिविधा है वो नीड के आधार पर। ऐसे तत्व होते हैं, सारे के सारे तत्व और उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी डेफिनेशंस आपके नीड के आधार पे परिवर्तित होती है। जब जिसकी जरूरत है, फायर एलिमेंट जिसके विषय में हम बता रहे कि अरे ये बहुत बहुत हाई जो है, हाई एलिमेंट है और इसका बड़ा योगदान है, शरीर बहुत तेजी से कार्य करती है, इसी के कारण से तो गर्मी उत्पन्न होती है। एक्चुअली वो नीड के आधार पर डिपेंडेंट है। जब कोई कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे उसी फायर एलिमेंट को बर्न होने हो जाना चाहिए था, वो सबसे पहले वही ठंडा होगा, समझे। शेर, मान लीजिए शेर ने आपके घर के किसी व्यक्ति को हमला करके और उनका जहन जवाहरत कर दिया। अब आपके क्रोध की सीमा नहीं है, तो कब तक नहीं है सीमा, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये काम शेर ने किया है। अगले पल आपको क्रोध आके भी क्या कर लेगा, जब सामने सामने शेर उपस्थित हो जाएगा, तो आप क्रोधी होके भी, क्योंकि आपका एलिमेंट उस समय तो ये सोचो कि हे भगवान निकलो यहाँ से। अगले दिन बंदूक खोज के लाओगे, फिर पूरे जंगल को जला दो, वो एक अलग बात है। लेकिन एट दैट टाइम आपका फायर एलिमेंट फायर नहीं रहेगा, वो इंतजार करेगा, फिर धीरे धीरे अभिवृद्धि होगी, कमी होगी। ऐसे ही आकाश तत्व है। आकाश तत्व आज के समय का सबसे बड़ा तत्व है। सबसे बड़ा क्यों कहता हूँ जानते हो? सबसे ज्यादा इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे आकाश तत्व की एक परिभाषा ऐसी कही जाती है कि वृहदता इसका सबसे बड़ा गुण है। वृहदता, बड़प्पन, जितना बड़ा। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज चाहिए, आपने मेरे से मांगा और मैंने बोल दिया हाँ ठीक है ले जाओ जाओ ये तुम्हारा हुआ। लेकिन ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारक बनता है जब इसे हम एनाटॉमी मिला के पढ़ते हैं आकाश तत्व को। आकाश तत्व के लिए एनाटॉमी का कौन सा उदाहरण सटीक से बैठता है, कोई बता सकेगा? कैविटीज। कैविटीज, ठीक है। और कोई? हेड, थ्रोट। तो जो अच्छा, भी स्पेशियस जो जगह खाली हो, जहाँ पे स्पेस भी है स्पेस बॉडी हो, में वो सारा का जो भी खाली स्पेस हो वहां आकाश तत्व माना जाता है। इससे संबंधित एक दो रोग का नाम बताइए। आर्थराइटिस। अर्थराइटिस सबसे प्यारा रोग जो है ये। आइटिस जहां भी आएगा, सारा का सारा आइटिस जो है वो सेल में स्पेस होता है। इंट्रा सेलुलर स्पेस वो सेल के अंदर नहीं होता है। सर जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके जो रोम छिद्र होते हैं उनके बीच में भी आकाश तत्व को माना जाता है कि यहाँ पे आकाश तत्व, स्किन की जो ऊपरी परत में जो छेद होते हैं रोम छिद्र, उनके बीच की जगहें होती है उनको। चलिए ठीक है, अभी हमारी डिबेट इस पे नहीं है कि आकाश तत्व कहाँ है। हमारी डिबेट ये है कि आकाश तत्व की गरिमा क्या क्या है, कैसे वो कार्य कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आइटिस अर्थराइटिस बताया, मैंने आपको बताया कि आइटिस ओरिएंटेड जितने भी रोग हैं वो उसमें संभव होता कहीं ना कहीं वायु और आकाश, इन्हीं दोनों से मिलके रोग पूरा का पूरा चल रहा होता है। आइटिस, अंकिता जी, आइटिस थायराइड नहीं, आइटिस ओरिएंटेड रोग है। जैसे जैसे अभी क्या बताया, अर्थराइटिस बताया, एक दो और नाम बताइए। आइटिस ब्रोंकाइटिस। ओरिएंटेड, अंत में आइटिस है। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस। सभी लोग बोलो, एक आधा एक एक बोलो, बोलिए। हेपेटाइटिस, रूमेटाइटिस। हाँ ठीक है। सर्वाइकल भी आ जाएगा सर, सर्वाइकल। हाँ, सर्वाइकल को पूरा बोलो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है। अभी आपने देखा कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ने कैसा
शानदार मजाक किया पूरा। न्यूज मीडिया रूम जो है वो सब क्या सदमे में था। पूनम पांडे जी ने ये उद्घोषणा की थी कि सर्वाइकल के कारण से मेरी मृत्यु हो चुकी है, उनके मैनेजर ने घोषणा की। और एक दिन के बाद से, उसी दिन मैंने आप लोग को भी बोला भी था कि सर्विक्स का कैंसर जो है वो इस समय बहुत आम है। और अगले दिन पूनम पांडे जी ने वापस ये उद्घोषणा की कि मैं जीवित हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि देयर इज समथिंग, सर्वाइकल नाम का भी कोई चीज़ होता है, या सर्विक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसके कारण कैंसर होता है और बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं। कल 7 तारीख थी और भारत सरकार ने एक विशेष दिन मनाया है महिलाओं से संबंधित, इसी व्यवस्था क्रम से संबंधित, जिसमें कुछ तो बोलते हैं उसे, मेरे को समझ ध्यान नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, महिलाओं के कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे उसे काट दिया जाता है, और बहुत हद तक संभावना है उसमें या अंग भंग करने के कारण से सर्विक्स के कैंसर होने की संभावना अभी वृद्धि हो जाती है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं भारत में अभी भी, तो उसके फीमेल लिए जेनाइटल म्यूटिलेशन। जेनिटल म्यूटिलेशन है ना। तो उसके लिए एक विशेष दिन मनाया गया था कल, और कल उस चीज को लेकर भारत सरकार बड़ा सजग है। इस बार के बजट में भी इस विषय को प्रादुर्भावित किया गया है। वापस आते हैं हम अपने विषय पे, आकाश तत्व के विषय में। आकाश तत्व की अभिवृद्धि जो है वो भी बाह्य कारकों पे, आपके इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी इंद्रियों की गतिविधियां चलेंगी उसी आधार पे आकाश तत्व का डेवलपमेंट होता है। छोटा सा जो बच्चा होता है, जो बहुत मान के चलो आपकी 4 साल का है, उससे उसका दोस्त कोई मांगे तो कुछ बच्चे आपको आप देखने को, जैसे महिलाओं में ये गुण पाया जाता है, जो बच्चियां होती हैं कि अगर वो कुछ खा रही हो और उनसे आप मांगेंगे तो बड़े प्रेम से आपको ऑफर कर देती हैं कि ये लो, आप खा लो। और वहीं पे ये गुण जो आया, ये कौन सा गुण है, ये आकाश गुण के तहत आता है। और वहीं पे आप किसी से मांगते हो और कोई बच्चा जैसे उसको दिखाते हो कि दे दो, तो वो लेके भाग जाता है, नहीं नहीं ये मेरा, और वो लगे चिल्लाने, तो ये आकाश गुण की कमी का गुण है। ऐसे ही आपके अंदर वायु का गुण देखने को मिलता है। वायु तत्व जो होता है ये बहुत तीव्रता लेके आता है, बहुत फास्टनेस, रैपिडनेस जो लेके आता है, ये वायु का गुण माना जाता है। पृथ्वी का गुण ऐसा माना जाता है कि बहुत शील, गंभीर, धीर, वजनी जो होता है उसे पृथ्वी के गुण के तौर पे लेके चलते हैं। ठीक है। और जल तत्व जो होता है, जिसमें बहुत इमोशनल डिसबैलेंस जिसे कहा जाता है, वो जल तत्व के तहत आता है। तो इन्हीं सारे गुणों का मैंने आपको एक उदाहरण अग्नि से ज्यादा दिया है, बाकी सबका भी उदाहरण है, लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में आपको लिखवाने की तरफ अग्रसित होता हूँ, चीजें बीच बीच में आती जाएंगी तो मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ करना ये है कि आप 1 2 3 4 5 6 डंडे खींच लीजिए। कॉपी को ऐसे कर लो, उल्टा कर लो, कॉपी को ऐसे कर लेना, कहाँ गया मैं, ऐसे कर लेना, ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना। ठीक है। हम पहले लिखिए गुण, पहला हेडिंग डाल लीजिए गुण। 6 डंडे खींच लो, पहले में लिखो गुण, और बाकी 5 में तत्व सारे। पहला तत्व होगा आपका पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि, वायु, आकाश। कब 8 बज जाता है पता ही नहीं चलता है, बताओ। आज सुबह से मैं अपनी वेबसाइट ठीक करने में लगा पड़ा हूँ। 11 घंटे हो गए मुझे लैपटॉप के सामने काम करते हुए लगातार। चलिए लिखिए आप। अब पहला पहला गुण लिखिए, प्रकृति, नेचर। प्रकृति, पृथ्वी का जो प्रकार है, पृथ्वी में लिखिए भारी, भारी गुण। फिर क्या है, जल, जल का है शीतलता। अग्नि का तो एज यूजुअल आपको याद होगा, हीट, गर्मी, उष्णता, ऊष्मा। वायु का कोई गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डैश डाल दीजिए, वायु गुण विहीन होती है। सर रुक्षता होती है, ड्राइनेस, रुक्षता। नहीं, शुष्कता डिफाइंड नहीं है। सर शुष्कता चंचलता और तीव्रता ये नहीं नहीं, आती। ये देखो, गुण और प्रकृति में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रकृति क्या चीज होती है वायु की, बहुत सारी ऐसी वायु हैं जिसके अंदर जो आप बता रही हैं कि शुष्कता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये ठंडी वायु होती है, ठंडी जो एयर चलती है, उसके अंदर शुष्कता का गुण नहीं पाया जाता।
अभी आप अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार बोल रहे हो, जैसे आप मान लो यूपी में बैठे हुए, तो आपके यहाँ जो वायु चलती है वो शुष्कता का गुण लिए चलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वायु का ये गुण नहीं होता है। और वायु का मतलब सिर्फ वायु तत्व मत मानिए, आप सिर्फ एयर मत मानिए, इसके अंदर हर वो चीज मानिए जो गैसीय फॉर्मेट में चल सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप साइंटिफिक तरीके से इसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि चंचलता जो है वो इसका सिद्धांत स्वीकार करता है, इसकी प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्पर्शता ऐसी गैस इसको होती है। महसूस, वायु को महसूस ही तो किया जा सकता है। प्रकृति जैसे स्पर्श होती है अपने को, तो वायु को प्रकृति का मतलब ये नहीं महाराज जी, प्रकृति का मतलब यह उसका उसका मूल गुण क्या है ना। रैपिडनेस आप चाहे तो लिख सकते हैं, रैपिडिटी या रैपिडनेस इसका एक गुण देखा जा सकता है। चंचलता जिसे आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चंचलता का गुण। गत्यात्मकता नहीं हो सकता आचार्य जी? क्या चीज? गत्यात्मकता, क्या? गत्यात्मकता। गत्यात्मकता हो सकता है, वही रैपिडनेस, वही चंचलता, उसी को बोला गया कि ये इसका एक गुण हो सकता है। लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, बट रैपिडनेस चलेगा, मतलब ये 90% चीजों के लिए अवेलेबल है। आगे लिखिए, आकाश का जो गुण होता है वो मिक्स गुण होता है। किन किन का मिक्स गुण होता है? ऊष्मा का गुण होता है, वायु का गुण होता है, भारीपन भी होता है आकाश में, तो इसका मिक्स गुण होगा। आगे लिखिए, चक्र लिखिए, कौन कौन सा चक्र किससे संबंधित है? पृथ्वी बताओ, बेस चक्र, रूट चक्र या बेस चक्र, मूलाधार। हाँ, मूल का आधार। जल, जल स्वादिष्टान। स्वादिष्टाना, स्वादिष्ठाना नहीं, स्वादिष्ठान, ठीक है। उसके बाद अग्नि, मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर अभी जल रहा था थोड़े दिन पहले, है ना। अग्नि तत्व वहीं ज्यादा हो गया। मणिपुर राज्य है भारत का, वहां पे हैती समुदाय ने बड़ा युद्ध किया। हाँ, मणिपुर। और फिर वायु, वायु विशुद्धि चक्र हो जाएगा सर। विशुद्ध, विशुद्ध। वायु कौन कौन है विशुद्धि से? अनाहत, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, अनाहत। अनाहत चक्र। अनाहत होगा, विशुद्धि नहीं। विशुद्धि के लिए आकाश तत्व माना जाता है। आकाश तत्व वैसे सहस्रार को भी मानते हैं, परंतु आकाश जो है वो विशुद्धि ज्यादा बेटर। आगे लिखिए, कोश, ये सब इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ना। सर जैसे कि अभी आपने बताया था आकाश से रिलेटेड जो बीमारियां थी, तो सर अगर आकाश विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है तो क्या थायराइड उससे रिलेटेड नहीं है? मैंने ये कहा कि थायराइड उससे रिलेटेड नहीं। मैंने तो, आपने जब थायराइड लिखा ना, तो मैंने ये कहा कि अभी इस विषय पे नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग का विषय कुछ और था। हर जगह जहाँ पे भी स्पेस होता है, जहाँ पे भी हॉलो स्पेस देखने को मिलती है, इवन इसोफेगस जो है आपकी, ओसोफेगस जिसे कहते हैं, वो भी आकाश तत्व के तहत आता है। लेकिन शरीर की खासियत ये है कि सिर्फ एक तत्व से वो नहीं मिलके बनती है, वो पंच तत्व से मिलके बनती है। तो हर वो जगह जहां पे आप कोई एक तत्व क्लेम करते हैं, एक्चुअल में वहां पे बाकी अन्य 4 तत्व भी उपस्थित होते हैं, परंतु गौणता होती है। मुख्यतः जो है, मेन जो सोर्स है वो किस तत्व का होता है। अब थायराइड जो है वो अनसर्टेन उसके तत्व के सिद्धांत के तहत आता है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रंथि है। ग्रंथि जो है वो कब ऊष्मा का रूप ले ले, अग्नि तत्व का रूप ले ले, कब वो जल तत्व का रूप ले ले। अब जैसे वैसोप्रेसिन हार्मोन जब स्रावित होता है शरीर के अंदर, एडीएच भी इसे बोला जाता है, तो एडीएच की खासियत क्या है? वो शरीर की, आपको क्या लगता है सिर्फ एक ग्रंथि को, एड्रिनल के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है क्या? नहीं, वैसोप्रेसिन सिर्फ क्या थायराइड आपके पिट्यूटरी पीनियल के कारण से संभावित हो रहा है क्या? वो समस्त कोशिकीय अभिवर्धन के लिए आवश्यक हो जाता है। कौन सी कोशिका को शुष्कता देगा, कौन सी कोशिका को ऊर्जा देगा, ये डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी तत्वों के अध्ययन में ग्रंथियों को हमेशा, मैं अपने अध्ययन में मैं मानता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, कभी भी जब मैं तत्व पढ़ रहा होता हूँ तो किसी भी ग्रंथि को नहीं लेता, क्योंकि सारी की सारी ग्रंथियां इन 5 तत्वों का उच्चतम उदाहरण मानी जा सकती है। लेकिन कौन किस कंडीशन में बने, क्या बनेगी, ये डिफाइंड नहीं है। अब जैसे आप एड्रिनल ग्रंथि को ले लीजिए, आप अभी जैसे थायराइड बोल रही है, ऐसे एड्रिनल को ले लेता हूँ। एड्रिनल के अंदर क्या, कौन सा गुण ऐसा है जो नहीं है?
उसके अंदर वो एक ही समय में वो चाहे तो वो जल तत्व का भी धारण कर सकती है, और एक उसी समय में चाहे तो एड्रिनल ग्रंथि अग्नि तत्व का भी मूल वाहक बन सकती है। तो इसलिए ग्रंथियों को तत्वों के अध्ययन से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, बाकी अंगों का अध्ययन चलता है। आगे लिखिए, ग्रंथियों में पिछले वर्ष जब मैं दुबई में था तो हमारे दुबई के जितने भी लोग थे, अभी पता नहीं वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन दुबई में जितने लोग थे वो यही बात कहते थे। टीटीसी के लिए मैं गया हुआ था दुबई कराने के लिए, तो ये कहते थे कि सर का फेवरेट टॉपिक जो है वो ग्रंथियां ही है। किसी भी बात में अगर कोई उत्तर ढूंढना हो तो एंड ऑफ द पॉइंट मैं उसमें ग्रंथियां इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता था। फिर मैंने ग्रंथियों को छोड़ दिया। तो ग्रंथियों को मैं सबसे पहले तत्व का अध्ययन ही हमने छोड़ा। लिखिए, कोश। पृथ्वी जो है वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश। जल जो है वो आपका प्राणमय कोश का उदाहरण है। मनोमय कोश का उदाहरण अग्नि है। सबसे डेंजरस तत्व यही है, अग्नि। ठीक है, इसलिए नहीं कि इसके अंदर जलाने की क्षमता होती है, इसलिए क्योंकि ये कब धोखा दे जाए उसकी गारंटी नहीं है। कब ये अग्नि जलाए और कब ये छोड़ दे, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके शरीर के ऊपर डाला जाए, हाथ के ऊपर तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वही अगर हाथ को काट के और इसी हाथ को पेट में डाल दिया जाए, मुंह के रास्ते पेट में भेजा जाए, तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बम का काम करेगा आपके हाथ को पचाने में। करेगा कि नहीं करेगा। मुर्गा जो है वो आपके शरीर के ऊपर, मुर्गे के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे डाल दो तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना उसका, लेकिन वही अगर मुर्गा पेट में डाल दो तो मुर्गा कहाँ जाएगा, उसकी उसकी गति का अंदाजा नहीं है ना। एक केस होता है, बता सकता है कोई, मुर्गा खाने से सबसे ज्यादा एक परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण प्रेगनेंसी धारित नहीं हो सकती। छठे, सातवें, आठवें महीने तक में, सातवें महीने तक में, आठवां तो नहीं, सातवें महीने तक जाते जाते बच्चे को मतलब बच्चा खराब हो जाता है। पूछ क्या ना, होमवर्क है आपका ये। वो कौन सा, या चलो वो छोड़ो, कौन सा वायरस है जिसकी उपस्थिति के कारण से बच्चा धारित नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल उदाहरण कम से कम 50 से ज्यादा केस मैंने देखा अपने जीवन में। एक वायरस जिसके कारण से बच्चे को धारित करने की क्षमता महिलाएं खो देती हैं, और मिसकैरेज 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 मिसकैरेज। हाँ क्या, HIV नहीं HIV नहीं, HIV वायरस है। सर रूबेला वायरस। रुबेला। रुबेला जो है वो बड़ा डेंजरस वायरस माना जाता है। इसके विषय में भी हम लोग कभी अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा, अन्न में, प्राण में, अग्नि का मनो में, वायु विज्ञान में, वायु विज्ञान में, और आकाश आनंदमय। आनंदमय। ठीक है, अब अगला है, कौन कौन सा प्राणवायु किसके लिए, मतलब कौन सी ऊर्जा किसके लिए आवश्यक है। प्राण, तो प्रकृति या गुण वाले में लिख लीजिए प्राण। पृथ्वी जो है वो अपान वायु का उदाहरण है। जल प्राण वायु का। अग्नि समान वायु का, समान वायु। वायु जो है वो उदान का है उदाहरण, और आकाश व्यान का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला आइए, तन्मात्राएं लिख लीजिए गुण में। तन्मात्राएं, कौन कौन सी तन्मात्राएं किसके लिए आवश्यक है। तन्मात्राएं, पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो गंध से संबंधित है, गंध। जल जो है वो स्वाद से संबंधित है, रस। स्वाद। अग्नि जो है वो दृश्य तन्मात्रा से संबंधित है, दृश्य। वायु स्पर्श से संबंधित है। मैं इस पे इसलिए थोड़ा आप लोग को नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये तन्मात्राएं वगैरह सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि कौन से तन्मात्रा का क्या क्या इसका गुण है। ठीक है, स्पर्श। और आकाश जो है वो शब्द से संबंधित है, आकाश जो है वो शब्द से संबंधित है, शब्द से संबंधित है। आगे लिखिए, एनाटॉमिकली लिख लीजिए बस, शरीर में उपयोगिता, शरीर में उपयोगिता रूप रूप सर, रूप किससे संबंधित है फिर? है। अग्नि से हो जाएगा सर। रूप, रूप पे मिस हो जाती है, रूप मिस हो जाती है। अग्नि अग्नि। पूरा क्या बोल रहे हैं रूप, सर रूप किससे संबंधित है? कौन से तत्व से संबंधित है रूप?
रूप, यस सर। अग्नि। रूप क्या चीज है? परिवर्तन, और सब सर परिवर्तन। सर अग्नि की तन्मात्रा रूप बताया गया है। दृश्य को पूछ रही है, दृश्य को। अरे मैं तो तन्मात्रा सर लिखवा रहा हूँ शब्द, ना। शब्द, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, हाँ ये तो हाँ, तो रूप भी तो अग्नि का सर एक तो शब्द अग्नि वही तो बताया ना, अग्नि। तो आपने दृश्य। हम्म, वही दृश्य रूप एक ही चीज तो है। जी हम्म। ओके सर। आगे लिखिए, शरीर में इसका कार्य, शरीर में, ठीक है, क्या है शरीर में? पृथ्वी जो है वो मांसपेशियां जो है, जितनी मसल्स है, बोन्स में जो वेट है, वो सब पृथ्वी का उदाहरण है। जल का उदाहरण जो है वो जितने भी लिक्विड्स आपके शरीर के अंदर है। 9 बजे। उसके अलावा जितने भी लिक्विड्स है, उसके बाद अग्नि का जो है वो जितने भी एसिड्स हैं, सारे एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है। और वायु का जो है वो पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। और आकाश का है जितने भी हॉलो स्पेसेस हैं, खाली स्थान। आगे लिखिए, विकार, तत्वों से संबंधित विकार कौन कौन सा होता है? पहला है पृथ्वी से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित विकार, त्वचा से संबंधित विकार, इवन ब्लड से संबंधित विकार भी इसी के तहत आता है, बोन से संबंधित विकार। फिर एंजाइम्स या जो भी लिक्विड है उससे संबंधित जो भी विकार होता है वो जल से संबंधित है। जैसे एक विकार होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। अब इसको मत ले लीजिएगा कि ये पानी से संबंधित है, नाम कहीं पानी आ जाए तो पानी नहीं ले लेना है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया जानते हो? पानी में समुद्र को देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाना, समुद्र में जाने से डरना, ये सब डर होता है। तो ये, लेकिन ये जल तत्व का रोग नहीं है, ठीक है, ये जो फोबियास होता है। हाँ, आगे लिखिए, अग्नि, अग्नि से संबंधित हो गया एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित सारी परेशानियां लगभग लगभग अग्नि से संबंधित है। प्यास, नींद, प्यास, नींद, स्वेटिंग, ये सब जो है, ये सब आपके अग्नि से संबंधित हो गया। वायु से संबंधित लिखिए, वायु से संबंधित जो है वो गैसीय विकार जिसे बोलते हैं, गैसीय विकार, ठीक है, गैसीय विकार। वापस लिख सकते हैं आपकी गैसीय विकार की तरह, और क्या हो सकता है? गैसीय विकार की तरह हो सकता है मस्कुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मस्कुलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और आकाश तत्व से संबंधित हो गया क्या? आकाश तत्व से संबंधित हॉलो स्पेसेस से संबंधित रोग, जैसे अर्थराइटिस वगैरह हो गया। हॉलो स्पेसेस यानी कैविटीज, जहां भी स्पेस होगा वहां खाली स्थान जो भी है वहां पे संभावित जो रोग होते हैं। अब जैसे अर्थराइटिस में घुटने के बीच में साइनोवियल फ्लूइड्स का कष्टकारी होना, ये सब जो है ये आकाश तत्व का रोग माना जाता है। लेकिन मूलतः आकाश तत्व के रोग में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो है मस्तिष्क से संबंधित न्यूरो जो डिजीजेस होती हैं, वो आकाश तत्व के कारण ही होती हैं। एक्यूप्रेशर इस बात को बहुत स्वीकार करता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में न्यूरो डिसऑर्डर्स है तो आप किसी अन्य तत्व को टैकल करने के बजाय आकाश और अग्नि को टैकल करेंगे तो उससे जल्दी उस रोग को समाप्त करने की क्षमता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। बस, तो ये आपके मेन जो तत्व हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
इतने से ही प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। बाकी और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, कौन सा किसका आकार कैसा है, कौन किसका मंत्र क्या है, किसकी दिशाएं क्या होती हैं, इन तत्वों से संबंधित और भी बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने आपको वही बातें बताई हैं जो सांख्य दर्शन की 25 तत्वों से संबंधित है। 5 तत्वों के विषय में बाकी के तत्वों के साथ जोड़ के हम लोगों ने अध्ययन करने की कोशिश की है कि तन्मात्राएं क्या है, कोश क्या है, इन सारे विषयों में। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक जो है वो कोश से संबंधित है। हेडिंग डाल लीजिए पंचकोश। हेडिंग है पंचकोश। ठीक है, कोश। अब कोश का अध्ययन थोड़ा बहुत हम लोग परिचर्चा करेंगे और इसके विषय में लिखेंगे कल। कोश के विषय में बहुत सारी बातें आपके परीक्षा में पूछी गई हैं पिछले कई दिनों से, तो कोश को बहुत आसानी से मत लीजिएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा अध्यापकीय गुण विकसित करते हैं और कोशिश कीजिए। कौन बोलना चाहेगा कोश के विषय में? कुछ भी जो भी आपको आता हो, गलत या सही जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहेगा? तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली शाखा से जो है ली गई है, जिसमें महर्षि वरुण होते हैं, वो जो उनके पुत्र होते हैं भृगु, उनको वो जो है पंचकोश के बारे में बताते हैं। भृगु उनको पूछते हैं कि हम क्या हैं, फिर वो उनको बोलते हैं कि थोड़ा रिसर्च करें, मेडिटेट करें उन पर। वो मेडिटेट करते करते अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, फिर आनंद में तक पहुंचते हैं। फिर उनको पता लगता है कि हम आत्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है मेन। फिर उसके बाद से इतना तो वहां पर बताया गया है। फिर इस पंचकोश थेरेपी के मदद से हम लोग कोई भी जो ट्रीटमेंट होते हैं वो करते हैं किसी भी डिजीज को। हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्या कहते हैं, श्री श्री रविशंकर जी के उसमें ये कहानी जो है उपनिषदी कहानी है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, आर्ट आर्ट ऑफ कुछ तो बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग। हियर्स टीवी शोज। टीवी शो का किसने बोल दिया? द या आपको आर्ट भी ऑफ सुनाई दिया क्या? ये कुछ सर बोल आर्ट ऑफ लिविंग हाँ करके भी उनका प्रोग्राम चलता है। हैप्पी लाइफ करके भी एक प्रोग्राम हाँ, चलता आर्ट है ऑफ लिविंग, एंड आर्ट ऑफ आर्ट लिविंग। ऑफ लिविंग में ये कहानी सुनाई जाती है। उसको थोड़ा सा अलग तरीके से सुनाते हैं कि एक लड़का था। मैंने तो नहीं सुना। कोई नहीं, उपनिषद में तो है, ये उपनिषद की बात थी। हाँ, कोई और बोलना चाहेगा? ठीक बात है, जो भी बातें आपने सर कही ये पंचकोश के विषय में। सर ये पंचकोश कोश से सूक्ष्मता की ओर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश जो है, जो आनंदमय कोश सबसे सूक्ष्म कोश माना जाता है, यानी कि ठोस से सूक्ष्मता की ओर ये जाता है। हमारे शरीर में पंचकोश है और ये ठोस से सूक्ष्म की ओर जाता है। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाता है वैसे ये सूक्ष्मता की ओर जाता है। ठीक है, ले चलना। महर्षि हमारे भृगु शरीर के में विषय में एक बड़ी अच्छी बात बताऊं तुमको गोपाल जी। इनके पुत्र थे च्यवन ऋषि, उन्हीं के नाम से च्यवनप्राश बना है। इनके पुत्र थे च्यवन, है ना, उनके उन्हीं के नाम से जो च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं ना, ये च्यवनप्राश उन्होंने ही बनाया था। तो चलो कभी बताऊंगा। महर्षि भृगु की कहानी हर व्यक्ति को ऋषियों के विषय में, एटलीस्ट कम से कम 14-15 ऋषियों के विषय में आपको कहानी जरूर जाननी चाहिए। बड़ी क्षमताएं थी लोगों के पास में, और जो कल्पनाएं लोगों ने की है वो कल्पनाएं हम सभी के सामने कभी सुनाऊंगा आराम से। भृगु की कहानी बड़ी शानदार है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भृगु, है ना, और ऐत्रेय, उपमन्यु, इन सब की कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी है। चलिए, कोई और बोलना चाहेगा? महिला शक्ति जागी। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं बोलूं? सर, हमारे शरीर में सर पंचकोश के द्वारा हर एक डिजीज को दूर किया जाता है। जैसे फर्स्ट है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में सर आसन कुछ करवाए जाते हैं, कुछ क्रियाएं करवाई जाती है, कुछ प्राणायाम करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा डिजीज को दूर किया जाता है। उसके बाद में सर प्राणायाम है, उसमें सर प्राणायाम की ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है, जिसके द्वारा हर एक डिजीज को दूर किया जाता है। उसके बाद में सर विज्ञान में है, जो कुछ चैंटिंग वगैरह करवा के, उच्चारण करवा के, कुछ भजन कीर्तन करवा के हर एक डिजीज को दूर किया जाता है। और सर आनंद में सर उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको क्रिया करवाई जाती है, मतलब कार्य के प्रति उनको सजग बनवाया जाता है कि आप प्रतिदिन कर्म करते रहे। कर्म के प्रति उनको आस्था बनाई जाती है कि आप कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे डिजीज अपने आप दूर होती चली जाएगी और बॉडी में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रावधान होगा। और सर लास्ट है आनंद में कि आनंद में का नहीं पता सर। बोलिए बोलिए, ठीक आनंद बोलिए। के लिए
आनंद के लिए एक सर उनको किसी न किसी तरीके से काम में बिजी किया जाता है ताकि वो एक आनंद का स्रोत शरीर में पैदा कर पाए और डिजीज को वह भूल पाए। तो इसी प्रकार पंचकोशों का शरीर में ऐड करके हर पर्सन की जो भी डिजीज है जैसे अर्थराइटिस हो गई या फिर कैंसर जैसी बीमारी में भी सर पंचकोशों का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि उनके द्वारा डिजीज को दूर किया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें हमने अभी तक नहीं सुनी जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी ये दार्शनिक नहीं वैज्ञानिक बात है। कोई एक ऐसी बात आप लोग बोलिए जो पंचकोशों से मतलब एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के व्यक्ति को जस्टिफाई कर सके। आपकी कोई शब्दावली ऐसी हो जो ये तय करा दे कि हाँ ये दार्शनिक बातें नहीं है, मतलब हवा हवाई बातें नहीं है। दार्शनिकों को सामान्यतः हवा हवाई भी कहा जाता है, हवा हवाई बातें नहीं है, ये तथ्यपरक है। मैं हमेशा एक बात का उदाहरण देता हूँ कि यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपका 1 सेकंड ले लिया, तो 1 सेकंड यदि मैं बोल रहा हूं तो वो 1 सेकंड मेरे लिए यहाँ जितना आवश्यक है उतना ही 1 सेकंड ये विश्व के किसी भी कोने में वो 1 सेकंड की परिभाषा वही 1 सेकंड है। समझे? 1 सेकंड मेरे लिए जो 1 सेकंड है, क्या वो अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए 1 सेकंड की जो मात्रा है वो अलग होगी क्या? क्यों राजकिरण जी? नो सर। क्या होगा गोपाल जी? 1 सेकंड क्या होगा? सेम होगा। इरीडियम की छड़ जब 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करेगी वो मानक समय अंतराल 1 सेकंड कहलाएगा। ये परिभाषा है। यानी कि जितने समय में, चाहे मैं वो यहाँ बैठा हूँ या चांद पे बैठा हूँ, दोनों में ग्रेविटी अलग अलग है, बट स्टिल वो फ्रांस के स्पेसिज नामक स्थान पे एक छड़ रखी हुई है। वो जितने समय अंतराल में 91 खरब 92 खरब ऐसे करके कंपन 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करती है, वो कर जाएगी, वो समय अंतराल 1 सेकंड हो जाएगा। यही परिभाषा है। तो ये वैज्ञानिक परिभाषा है। वैज्ञानिक चीजें बहुत स्टिक होती, बिल्कुल टू द पॉइंट, कहीं उन्हें इधर उधर नहीं जाना है। लेकिन दार्शनिक बातें, अगर आप कहें कि अन्नमय कोश जो है वो आपके फूड सिस्टम से संबंधित है, जैसे अन्न, जैसे बहुत जनरल मैं बात बता रहा हूँ, प्राण जो है वो आपके वायु से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद विज्ञानमय कोश, उस समय विज्ञान नाम क्यों दिया गया? इस कोश का नाम अगर जहां भी दिया गया, चलो उपनिषद में ही दे रहा हूं मैं, तो क्या हमारा विज्ञान इतना तीव्र था उस समय कि हमने इसका नाम विज्ञान में दे दिया? कोई तो कारण होगा ना इन कोशों का नहीं नाम। सर, विज्ञान का मतलब होता है कि विशेष ज्ञान किसी चीज को, जैसे कोई भी हो तो उसके बारे में विशेष ज्ञान हो अपने को, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मतलब किसी भी चीज को लेके हो, तो शायद इस वजह से विज्ञान में कोर्स कहा गया हो। ठीक है, ठीक है। सर अंतर ज्ञान होगा, अंतर ज्ञान या सहज से बना जो ज्ञान हो या कोश। सर जब विवेक की बात करते हैं तब विज्ञानमय कोश की बात करते हैं, सही और गलत में फर्क। मैं अभी भी प्रश्न आप लोगों को शायद नहीं समझा पाया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोश का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम ये कैसे कहेंगे, इसे कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि दैट इज दिस इज साइंटिफिक, है ना? ये एक दार्शनिक विवेचन नहीं है, वैज्ञानिक विवेचन है किसी भी कोश। सांख्य सर जैसे काउंसलिंग करते हैं तो वो मनोमय कोश पे की जाती है, तो उससे मन में बदलाव आता है। कोशिश कीजिए, मेरी काउंसलिंग कीजिए थोड़ा। कोश का मतलब आवरण से लेते हैं, और मय का मतलब होता है बना हुआ, जैसे अन्नमय कोश तो अन्न से बना हुआ आवरण। प्राणमय कोश, अन्न क्या है? सब आहार हो गया या कोई जो तो आहार से कौन सा कोश बना है? अपन अपने अंदर खाते हैं ना, खाना वगैरह जो भी कुछ खाते हैं। सर जो हमारी बॉडी का फर्स्ट लेवल है, फिजिकल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वो अन्नमय कोश है। अच्छा, तो फिर मस्कुलर कोश भी होना चाहिए, बोन्स कोश भी होना चाहिए, एल्वेलर कोश भी होना चाहिए, ब्लड कोश भी होना चाहिए, फिर तो कोश ही कोश है। इसी को तो एज अ होल हमने इसे सेल कह लिया, सेल में सब पढ़ लिया। सर फिजिकल लेवल तो वही हुआ ना जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब जो आपकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ वो अन्नमय कोश के लेवल पे हो रही है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और जो आपने ऐसा सुना है कि बुआजी जोशी नाम के एक योगी थे जो जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में भोजन का त्याग कर दिया था और उन्होंने कुछ नहीं खाया, और अभी वो 58 या 60 साल की उम्र में 80 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ है और वो पूरे जीवन में कुछ नहीं खाया। या ऐसे योगियों का नाम आपने सुना है कि जो कुछ नहीं खाते हैं और बिना खाए भी जीवित रहते हैं? व्रत के कितने प्रकार होते हैं? 12 प्रकार हैं व्रत के। उपवास के 12 प्रकार हैं। उसमें जो जलोपवास, मृदोपवास, एक उपवास होता है कठोपवास। कठोपवास की साधना के तहत कुछ नहीं खाया जाता है और वो तकरीबन ऐसा नहीं कि सुबह और शाम को खा के जैसे हम लोग व्रत करते हैं कि आज तो मैं व्रत हूँ, लाओ 1 दर्जन केला, शकरकंजी और दूध, उबला हुआ आलू, साठी का चावल, कुट्टू का आटा, पता नहीं किस चीज़ की सब्जी, पता नहीं किस चीज़ का नमक। जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन सामान्य से ज्यादा खा जाते हैं, है ना? हाई कैलोरी इनटेक। और फिर क्या, आज तो मेरा व्रत था, शाम को और ज्यादा एहसान और लाद देते हैं कि आज तो हमारा व्रत था, है ना? सर क्या ही जैसे कीजिए, अन्न देखो में अभी अभी देखो छोटा बच्चा जब चलता है तो वो क्या करता है, सामने गिरता है उठता है तो उसके घर वाले उठाते हैं ना, ऐसे ही आप मान के चलो, आप गिरो उल्टा सीधा, कुछ तो जो भी मन में आए उल्टा सीधा जो भी बोलते जाओ, कुछ तो बोलोगे, फिर मैं कुछ तो डिस्क्राइब सर करूंगा ही आपको। सर जैसे अन्नमय कोश में उसके रूप रंग को देखा जाए, अन्नमय कोश में शामिल किया जाता है। हाँ, ठीक बात है। गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 16वां इस बात को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तत्व यो तत्वदर्शी भी। यानी कि जो तत्व है ही नहीं, जो पदार्थ है ही नहीं, उसका कभी भाव नहीं हो सकता, और जो उसका भाव नहीं हो सकता उसका उसका कोई अभाव नहीं होता, है ना? तो यानी कि जिस तत्व के विषय में आप कल्पना कर रहे हैं जो पदार्थ नहीं है उसका कोई वर्णन नहीं है। यानी कि अगर आपने विज्ञानमय कोश या मनोमय कोश की बात की, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका भाव ही नहीं एग्जिस्ट करता। अब या तो आप सही होंगे या कृष्ण भगवान सही होंगे, डिपेंड करेगा कौन सही है। तय कर लो। सर ये ऐसा नहीं है, जैसे एक्चुअली फिजिकल लेयर है ये हमारी अन्नमय कोश, जिसको हम बोले कि फूड से रिलेट करते हैं। तो अन्न मींस फूड एंड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ठीक है, कनेक्ट होते आवाज नहीं आ रही हैं। आप। आसन प्रैक्टिस, रेस्ट, सारी चीजें जो है ये इसको फंक्शन फिजिकल बॉडी का है। यानी फिजिकल, ये हमारी फिजिकल बॉडी को डिस्क्राइब कर रहा है अन्नमय कोश, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। और हेल्थ जो है हमारी, वो इन्फ्लुएंस करती है इस चीज को कि सेंसिटिव जो एक्सपीरियंस है हमारा डीपर लेयर में जाने के लिए, ये एक फर्स्ट कोश है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखकर। और इसके जो कंपोजिशन है वो हमारा 5 पंचभूता जो है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। तो जो भी हमारा फिजिकल बॉडी है वो अन्नमय कोश। एंड सेकंड, जैसे हम बोलते हैं प्राणमय कोश, प्राणा, प्राणा मीन एनर्जी, इट्स वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स जो है हमारा, वो इससे रिलेट करता है। और वो किससे रिलेट करेगा? ब्रेथ से, जो हमारा सांस है, हमारा ड्राइवन फोर्स जो है फिजिकल एक्सपेक्ट को चलाने के लिए। फर्स्ट लेयर थी फिजिकल, जो हमारा फिजिकल शरीर था। अब उसे चलाने के लिए जो सेकंड लेयर में हम गए अंदर, प्राणमय कोशा मीन्स प्राणा। और इसका कंपोजिशन जो है वो हमारा प्राणा, अपाना, समाना, उड़ान एंड व्याना, जो हमारा ब्रीदिंग है 5 पैटर्न्स। सर ये प्राणमय कोशा का कंपोजिशन होगा। और इसका फंक्शन जो होगा वो है हमारा एनर्जेटिक मूवमेंट, मतलब फिजिकल बॉडी तो है बट उस बॉडी का मूवमेंट। तो उसकी जो एनर्जेटिक मूवमेंट होगा, जैसे हमारा शरीर है पर प्राणा नहीं है तो हम हाथ को उठा नहीं सकते, चला नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। तो वो सारा वर्क है वो एनर्जी यानी प्राणमय कोशा। एंड इस बाद जो थर्ड लेयर आती है वो मेंटल लेयर, मनोमय कोशा। इट्स मना मीन्स माइंड, मन। तो ये मेंटल लेयर है हमारा। इसका कंपोजिशन हो जाएगा हमारा माइंड, मनस, चित्त और ईगो। अब चलिए यहीं पे 1 सेकंड रुकते हैं, ठीक है? चित्त पे ही रुकते हैं। सांख्य कारिका के विषय में बात हो रही थी, ऐसी एक पुस्तक है सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र में मुझे लगता है 84वां या 85वां श्लोक आता है, कहीं मौका मिले तो पढ़िए। उसमें लिखा है ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, एक ही लाइन है। और ये लाइन जानते हैं उसका क्या मतलब हुआ? कि जो पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई पदार्थ नहीं बन सकता, जाहिर सी बात है। तो एक्चुअली में
जो चित्त है वो कोई पदार्थ नहीं है। अब जब चित्त कोई पदार्थ ही नहीं है तो उससे कोई तत्व कैसे बनेगा? तो सर इसीलिए तो फिजिकल लेयर है ही नहीं ना, वो मेंटल लेयर है। मेंटल मीन मनस, मन जो कि फिजिकल बॉडी है ही नहीं। मनस जिसके लिए कि हम बोल रहे हैं माइंड है, मनस है, जो हमारा चित्त है, हमारी मेमोरी है, जो हमारा ईगो है, जो हमारा तो वही बात तो सांख्यकारिका ने वही तो कहा कि एक्चुअली में जो चीज नहीं है, चित्त जो है वो कोई पदार्थ नहीं है, उसके विषय में सिर्फ एक कल्पना है। और वो कल्पना कैसी भी हो सकती है, आपकी कलम आपकी कल्पना, मेरी कलम मेरी कल्पना। चित्त में पतंजलि की कलम ने जो कहा वो पतंजलि के हिसाब से हम पढ़ते हैं, और उनके साथ जो लोग उन्हें स्वीकार करते हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं। जैन धर्म दो हिस्सों में बंटता है, तो कुछ लोग श्वेतांबर को बहुत बढ़िया मानते हैं, कुछ दिगंबर को बहुत बढ़िया मानते हैं, कुछ लोग स्थूलभद्र को मानते हैं, कुछ लोग भद्र बाबू को मानते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना। एकलव्य विश्वविद्यालय जो है भारत का, वो जैन धर्म के योग परिप्रेक्ष्य को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता रहा है, और आज भी पढ़ाता है। एकलव्य विश्वविद्यालय आप जाएंगे मध्य प्रदेश दामोह में है, तो वो लोग जैनी फिलोसफीज को पढ़ाते हैं बहुत बहुत तरीके से। योग में जैनी फिलॉसफी का सबसे बेहतरीन केंद्र भारत में एकलव्य ही है। अब उस केंद्र को जब आप देखते हैं तो उनके हिसाब से सारी चीजें वो ऐसी ही हैं जैसी जैसी जैन मुनियों ने कहा है। अब जैन मुनियों ने तो अपनी सारी बातें कह ली 24 तीर्थंकरों ने, लेकिन जब उन लोगों वो लोग हट गए तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग नग्नता को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, कुछ लोग जो है श्वेतांबरता को स्वीकार करते हैं। विचारधारा वही है। बुद्धिज्म कैसे बाद में कई बार डिवाइड होता है कि विचारधारा उनके पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं की समाधि को जरूरी मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की समाधि को जरूर मानते हैं, दूसरों को पार कराते हैं फिर स्वयं पार होते हैं। तो चित्त है। अभी चित्त, जिसका चित्र सफेद कपड़े को पहनना उचित समझा उसने श्वेतांबर को धारण किया, जिसका चित्त दिगंबर होने को महसूस किया वो दिगंबरता को धारित किया। ये तो डिपेंड करता है ना व्यक्ति के ऊपर कि चित्त की परिभाषा आप किस तरीके से डिफाइन करें और आपको फॉलो करने वाले लोग कैसे मिले। यानी कि जो पदार्थ जिस सिद्धांत को आप मान रहे हैं वो उसी हिसाब से, यानी अन्नमय कोश जिसको आप आपकी बॉडी में डिफाइन कर रहे हैं वो प्राणियों में, समस्त प्राणी भूतों में एक ही तरीके का होगा। लेकिन जब जैसे ही हम इसको किसी ऐसी डेफिनेशन में ढालने की कोशिश करेंगे जहां पे अन्नता का कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसे ऋषियों की बात करने की कोशिश करेंगे जिनके शरीर पे अन्न का कोई प्रभाव ही नहीं है, अन्न से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके शरीर कैसे सर चलेंगे? ये वैसा हुआ ना कि जैसे वो लोग फिजिकल लेयर को छोड़ चुके, उसके बाद प्राणमय कोशा से भी और अंदर जा चुके, वो मनोमय कोशा से भी अंदर जाकर जो हमारा अंदर वाली लेयर है वहां तक वो लोग पहुंच चुके। तो ये एक यात्रा ही तो है हमारे बाहरी शरीर से अंदर की तरफ, आत्मा की ओर जाना। तो हम एक एक लेयर करके तो पार करते हैं। जैसे फिजिकल लेयर से गए, देन फिर हम एनर्जी, जैसे हम कहते हैं कि प्राणा जरूरी है, वो बहुत सिर्फ जब उस पर भी उनका कंट्रोल आ जाता है, देन वो मेंटल लेवल, चित्त की शक्तियों से ही वो अपना सारा करने लग जाते हैं। एंड उसके बाद जब हम कहते हैं विजन में कोशा, विज्ञान में कोशा, यानी विजडम, जब हमारा विजडम जो है वो चीज आ जाती है। अब विजडम क्या है? विजडम सही और गलत को पहचानना। भाई पहले मन था, चित्त था, मनस, उसके बाद आ गया विजडम। विजडम देता है रीजनिंग, क्या ठीक है क्या गलत है ये सब। फिर उसके बाद जब वो आप जिन ऋषि की बात कर रहे हैं वो चलेगा ब्लिस वाली स्टेज में, जहां आनंद में कोशा, जहां आनंद है। तो वो लोग मतलब इतने सिद्ध हैं कि वो वहां तक पहुंच चुके, तो उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। गढ़वाल के एक राइटर हुए हैं शालिनी जी, श्री गंगा प्रसाद जी, और उनकी पुस्तक है इन्हीं से संबंधित, इन्हीं विषयों से संबंधित है, पंचकोश और सूक्ष्म जगत। आप लोग लिख लीजिए इस लाइन को। मुझे बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है सीरियसली कि हमारी कक्षा को इस ऊंचाई तक मेरे बाद भी ले जाने वाले लोग इस कक्षा में हैं। बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने शालिनी जी। जितने मैंने मिसाइल्स को छोड़ा आपने उसे उतने ही हिसाब से टैकल किया है। कल इस विषय में जब हम लोग चर्चा जारी करेंगे तो मैं आप सभी के इन प्रश्नों को बड़े आराम से बताऊंगा कि हैंडल कैसे करना है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एटलीस्ट युद्ध करना जरूरी नहीं है, कम से कम युद्ध में जीतना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट युद्ध करना तो सीखिए। आइए मैदान जंग में कुछ तो बोलिए। जब आप बोलेंगे तो आपके पास वो टैलेंट स्वयं से डेवलप हो जाएगा जिसके कारण आप अपने दार्शनिक विचारों को रख पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप किस दार्शनिक विचारों को अपने अंदर में आत्मभूत करके उसे सारोगर्भित करके उसे प्लीज वो राइटर का नाम, बुक का नाम बताएंगे आप? गंगा प्रसाद नाम है इनका, पंडित गंगा प्रसाद। एंड बुक का नाम? बुक का नाम है पंचकोश और सूक्ष्म जगत। थैंक यू सर। पढ़िएगा। आपको इन टेलीग्राम पे है सर ये?
टेलीग्राम पे होगी शायद, मैंने डाली होगी, नहीं डाला होगा तो मेरे है डाला है ना मैंने। हाँ तो ये मैं आपको भेज दूंगा, नहीं होगा तो। बड़ी शानदार थैंक किताब यू है। सर। उनकी एक खासियत थी गंगा प्रसाद जी की कि वो अपने नाम के बाद एमए लिखते थे। उन दिनों, जिन दिनों के वो राइटर थे, उन दिनों एमए की डिग्री बड़ी मतलब बहुत फेमस हुआ करती थी। तो कभी भी किसी का नाम बताते बोले पंडित गंगा प्रसाद एमए, है ना। आजकल तो सभी ऐसे ही एमए घूम रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है, आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए। हम लोग ये क्रम जारी रखेंगे। जीतना जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि जीतने और हराने के लिए तो मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ। आपको हराने के लिए तो मिनट भर में आप हार जाएंगे। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, लेकिन छोटे छोटे श्लोकों को भी अगर जस्टिफाई किया, सांख्यकारिका का 85वां श्लोक अगर आपने हैंडल कर लिया कि जो पदार्थ नहीं है उससे कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने की बारी आ चुकी है कि आपके अंदर एक दार्शनिक जन्म ले रहा है। और कुछ ऐसे सूत्र हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा ये सब, कौन कौन सा सूत्र जो है वो किसी दार्शनिक को बिल्कुल रुला दे, किसी फिलोसफर को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि अरे किसको चैलेंज करूं मैं, कहाँ से चैलेंज करूं मैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे दार्शनिक विचार है। ब्रह्मसूत्र इस विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, मौका मिले तो सबसे पहला जो राइटर पढ़ के कंप्लीट कीजिएगा, जब भी आपको मौका मिले। अगर आप दर्शन शास्त्र में जा रहे हैं तो वाचस्पति मिश्र को पढ़िएगा। वाचस्पति मिश्र को जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया, उस दिन आप बहुत बड़ी विधा को अपने अंदर आत्मार्पित कर लेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी ऐसे ही बोले जैसे शालिनी जी ने बोली थी। बस ये है कि बाद में ए मत लगाइए, है ना। पंचकोशा, प्राणा ये लगाएंगे तो भाषा जो है वो द्विभाषा के आधार पर बिगड़ जाएगी, है ना। उसे आंग्ल थैंक यू भाषा सर। में जो भी कहें चलने दीजिए, लेकिन हिंदी में हिंदी ही रहने दीजिए। पंचकोश, है ना, जी सर। अपान, वायु, प्राण, क्योंकि शुद्धता जो है वो शैली के आधार पे ही आती है, और शैली भाषा का गहना है। जैसे एक महिला जो है वो बिना मेकअप के बिल्कुल कैसी भी लग सकती है ना। क्षमा कीजिए मैं अगर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ तो, लेकिन फिर भी भाषा मैं की आपसे जो शिकायत जो करना चाहूंगी। भाषा जो है वो सुंदर सुंदर तब दिखती है जब उसके साथ आप उसकी शैली को बिल्कुल उसी तरीके से रखें। ठीक है, कल की कक्षा हम लोग वापस जारी रखेंगे। पंचकोश पे बहुत सारे विषयों ने बहुत अच्छी बातें की है। मैंने गंगा प्रसाद जी का नाम लिया है, आप लोग कल गंगा प्रसाद जी को पढ़िएगा। फिर मैं आपको कल 2-4 और अच्छी किताबों का डिस्क्रिप्शन दूंगा। पंचकोश नेट से ज्यादा आपके यौगिक जीवन में समझने की चीज है। पंचतत्व को छोड़ दोगे कोई बात नहीं है, बाकी तन्मात्राओं को छोड़ दोगे कोई बात नहीं है, बाकी पंचेंद्रियों को छोड़ दोगे कोई बात नहीं है, लेकिन पंचकोश यदि आप नहीं जानते हो तो आप समझो बहुत बड़ी चीज नहीं जानते हो, क्योंकि बाकी सब कुछ डिस्क्राइब किया जा सकता है इसी एक कोश के आधार पे। और एक एक कोश तकरीबन 10-10 दिन, 12-12 दिन का लेक्चर है। एक हमारे सीनियर हैं डॉक्टर कपिल केशरी, अभी आजकल केनिया में है, केनिया हाई कमीशन में बतौर योग के अध्यापक कार्य रहे हैं, और मेरे जस्ट सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, तो जयपुर बेस्ड है वो। उनका लेक्चर बड़ा शानदार रहता था पंचकोश पे। मैं पूछता हूँ अगर वो कल खाली रहे, एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पता नहीं टाइमिंग का तो डिफरेंस होगा, लेकिन यदि कल खाली रहे तो मैं उनको बुलाता हूँ। केनिया से लाइव होंगे आपके साथ में, बड़ा मजा आएगा आप उनको सुनेंगे तो। मतलब हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता था जब हम उनको सुनते थे कोश के ऊपर। तो कोश के ऊपर ऐसे ऐसे विद्वान है भारत में, अगर आप सुनेंगे तो आप आनंदित आह्लादित हो उठेंगे। और हर व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन जो है वो इसी, जैसा शालिनी बता रही थी, इसी पे बेस है। लेकिन कल मैं आपको जो चश्मा दूंगा, जिस चश्मे पे आप इन कोशों को देखेंगे, वो बाकी डिस्क्रिप्शन से अलग होगा। क्यों? क्योंकि जिन कोशों को मैंने अपने आधार पर जाना है, जानने की कोशिश की है, उसका एक अंतर मेरे गुरुओं ने जिस विधाओं से मुझे बताया, उस चश्मे को मैं आपके साथ दिखाऊंगा कि क्या है। क्योंकि जनरल बात है कि अन्य कोश पे डिपेंडेंसी खत्म होगी तो फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट पे जाओगे आप, प्राण पे, फिर विज्ञान पे, ऐसे करते करते ईश्वर तक पहुंचने की सारी सीढ़ियां हैं। लेकिन इसके इतर भी है कि इसको डिफाइन करने की जरूरत ही क्या पड़ी। आखिर हमारे पास अन्य बहुत सारे जब शास्त्र थे, बहुत सारी विधाएं व्यवस्थाएं थी, तो फिर पंचकोश को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी थी। और ये कोश आखिर एनाटॉमिकल कोश यानी कि सेल से कैसे डिफरेंशिएट कर जाता है। और चलो बात आती है विज्ञान की, अगर मैं इन पंचकोशों को विज्ञान के आधार पर प्रूव करने पे जाऊं तो आखिर हमारा विज्ञान क्या क्या कहता है इन पंचकोशों के ऊपर। तो कल हम लोग थोड़ा सा दार्शनिक होके वापस अपने विचारों का अनुप्रेरण करेंगे। ठीक है, आइए शांति पाठ करते हैं। जी भ्राता जी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछ लीजिए, लेकिन दर्शन दे के पूछेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी ने भी दर्शन नहीं दिया, आप भी दर्शन। एक्चुअली हाँ, आज नेटवर्क थोड़ा सा बाधित है तो दृश्य और श्रव्य दोनों ही बाधित हो जाएंगे। हाँ 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 प्लीज। तो थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है। हाँ। मेरा ये अपना विचार है कि जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो बंध हैं तीनों, जलंधर, उड्डयन और मूल, इनमें से क्या किसी भी एक बंध को हम, जैसे हम करते हैं एक्सेल करके, क्या हम इनहेल करके नहीं कर सकते? जैसे उड्डयन बंध की अगर बात करें
क्योंकि जो निर्वात का सिद्धांत है वो रेचन में कार्य करता है, और जो दबाव का सिद्धांत है, जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब करते हैं हमारे फुफ्फुस फूलते हैं, वहीं प्राण का जो विस्तार होता है, और उसके बाद जो एयर सैक्स हैं उनमें ब्लड और ऑक्सीजन का मेल होता है। कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो जो दबाव का सिद्धांत है, तो क्या हम इनहेल करके नहीं कर सकते? कौन कौन सा बंद बंद आपने को? बोला? मूल, उद्यान और जालंधर, यही तीनों ना? नहीं, खासकर स्पेशली मुझे पूछना है आपसे उड्डयन बंद के विषय में। अच्छा, चलिए। अच्छा प्रश्न है। मूल के विषय में तो बहुत जन सामान्य बातें रही हैं कि जी मूल जी बंद को जी किया जा सकता है, लेकिन उद्यान बंद पे अब कल इस पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि उद्यान बंद का क्या है। उद्यान बंद पे जब आप इनहेल करके चीजों को करते हैं उद्यान बंद लगाने पे, और जालंधर, इन दोनों पे जब आप अभ्यास करते हैं इनहेल करने के बाद और एक्सेल करने के बाद और विदाउट ब्रीदिंग, यानी कुंभक, पूरक, रेचक, इन तीनों में करेंगे तो क्या क्या डिफरेंस होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जी कर, करने को खूब कर सकते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें जी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जो पुस्तकें स्वीकार करती हैं वो क्यों स्वीकार करती हैं, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। कल की कक्षा में बने रहिएगा। आज हमारी अगली कक्षा शुरू हो चुकी है, इसलिए मुझे अब जाना होगा, नहीं तो मैं आपको जरूर जी जी बताता, क्योंकि उसका उत्तर बड़ा साइंटिफिक है। क्यों करते हैं, इनहेल करने से क्या लाभ है। और एक थियरी, एक सिद्धांत आया था कुछ दिनों पहले एनाटॉमिकल जगत में, वैज्ञानिक जगत में, एक फॉरेन जर्नल है उसमें प्रकाशित भी हुआ था कि श्वास यदि अंदर रह जाए तो भी क्यों हमें घबराहट होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने ज्यादा ले ली। तो इनहेल करके जितने मिनट हम होल्ड कर सकते हैं, एक्सेल करके क्या हम उतने मिनट होल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रीथ को। यानी इनहेल किया 1 मिनट रोके, तो क्या हम एक्सेल करके भी 1 मिनट रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। जी सारी चीजों का एक बड़ा अच्छा एक वर्णन आया था, मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा उसे कल। ठीक है। जी आप जी लोगों से भी डन। अनुरोध है कि कोशिश क्या कीजिए कि एक कोई विज्ञान का जनरल आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउनलोड कर लिया कीजिए और पढ़ा कीजिए। ठीक है। तो इन चीजों में, नई नई चीजों में आपको रुचि पैदा होती जाएगी, और मैं कल आपको बताऊंगा इस विषय में। ठीक है। आज मुझे आदेश, जी आइए शांति पाठ करते हैं। जी ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। चलिए, बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने लिख लिया है कुछ पॉइंट आप सभी के, जो आप लोगों ने बताया मुझे। कल हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।